हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम ओपी। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा पिछला लेक्चर जो था उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का डीबीपी नंबर 1 का पार्ट 1 हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और उसका सॉल्यूशन भी। तो जिस भी बंदे ने या फिर जिस भी स्टूडेंट्स ने वो मतलब लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और सीधा तुरंत उस वीडियो पे जाइए और 5 क्वेश्चन अभी देख लीजिए। क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कोई गलत बात नहीं है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और जेईई मेंस या फिर बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है ना। और फिजिक्स के जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत ही ज़रूरत। तो जैसे कि इसी मतलब लेक्चर को ही या फिर इस डीपीपी को ही हम कंटिन्यू करेंगे और इसका आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे। आज इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चन मतलब डीपीपी नंबर 1 का पार्ट 2 पे 6 क्वेश्चन करेंगे। तो और क्या, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने वही क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बता रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन जरा पढ़िए। क्या बोल रहा है? 2 बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए बैलेंस। द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सेमी क्यूब। If the mass of other is 48 ग्राम, its density is in ग्राम पर सेमी क्यूब। मतलब जो बॉडी का मास 48 ग्राम है उसका डेंसिटी हमें पूछा है। आप समझ पाए या फिर नहीं? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आपका स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो हो रहा है तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका डायग्राम पहले बनाते हैं अच्छे से और उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक तराजू है। क्या है? एक तराजू है, या मतलब हिंदी में तराजू बोलते हैं या फिर आप बैलेंस बोल दीजिए। बैलेंस जो पुराने दिनों में या फिर अभी भी, इवन अभी भी बहुत जगह पे यूज होता है, बाजार में, हाट में, ये सब यूज होता रहता है। ठीक है। तो इस तराजू में यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर दूसरी बॉडी है। अब इस पूरी सिस्टम को हमने एक वाटर के चैम्बर पे लेकर गए। इस पूरी सिस्टम को हमने वाटर के चैम्बर पर लेकर गए। वहाँ पे पूरा एकदम पानी भरा पड़ा है ना। वहाँ पे एकदम पानी भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो मास है दैट इज 36 ग्राम। तो इसको बॉडी 1 मान लेते हैं। बॉडी 1, इसका मास 36 ग्राम। डेंसिटी हम मतलब डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी को अगर हम ρ1 मानेंगे तो इसका दिया हुआ है दैट इज 3 ग्राम पर सेमी क्यूब। ओके, नाउ ठीक है। अब जी तो सबको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बॉडी 2 का क्या हाल है वो थोड़ा देख लेते हैं। बॉडी 2 का मास क्या है? इसका मास है 48 ग्राम और इसका डेंसिटी अगर हम ρ2 माने तो वही तो हमें पूछा है बेटा, वही हमें पूछा है। और एक बात यहाँ पे जो यूज होगी दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बुएंसी। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ बुएंसी यहाँ पे यूज होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो तराजू है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है
तो यहाँ पे इसका नेट फोर्स ये हो सकता है पानी की वजह से लग रहा हो, तराजू की वजह से लग रहा हो, या फिर बॉडी की वेट की वजह से लग रहा हो, या फिर बॉयंसी की वजह से लग रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ पे तो इसका नेट फोर्स और इसका नेट फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो हम इसका ऊपर फोर्स बनाते हैं, मतलब इसका FBD बना लेते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज W1। इसका मतलब वजन हम W1 मान रहे हैं और इसका वजन हम W2 मान रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बॉयंस फोर्स लग रहा है। बॉयंस फोर्स क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। पहले मान लो इसके ऊपर एक बॉयंस फोर्स लग रहा है, दैट इज B1, और इसके ऊपर एक बॉयंस फोर्स लग रहा है, दैट इज B2। ठीक बात है। अब ये क्योंकि ये एक तराजू है तो इसके लिए इसके ऊपर एक टेंशन भी तो लग रहा है। इस तराजू के वजह से इसके ऊपर एक टेंशन आ रहा है। टेंशन इस तरफ भी है, टेंशन T1 T2 मान लो, T1 T2, जिसका समीशन T1 T2 T ही होगा। इसको T1 T2 नहीं, T डैश और T डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मतलब बराबर हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगा ओवरऑल तो ये ऊपर ही होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा ओवरऑल तो ये ऊपर ही होगा। ये तो यहाँ पे एक फोर्स आ गया, यहाँ पे एक फोर्स आ गया, और यहाँ पे आपका एक फोर्स आ गया। इसको अगर हम T1 माने, वैसे ही अगर यहाँ पे आपका B1 है, वहाँ पे भी आपका एक टेंशन T2 लगेगा। क्योंकि इफ़ नाउ हम लिखेंगे इफ़ द बॉडी इज इन equilibrium then T1 must be equal to T2। देखो यहाँ पे T1 और B1 और यहाँ पे T2 और B2 दोनों वजन संभाल रहा है। T1 और B1 मिलके W1 संभाल रहा है, T2 और B2 मिलके W2 संभाल रहा है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का समीशन इसके बराबर, इन दोनों का समीशन इसके बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू W1 माइनस B1 और T2 इक्वल टू W2 माइनस B2। अब इसके साइड में थोड़ा बुओयेंसी के बारे में जान लेते हैं कि बता क्या रहा है हमें। दरअसल बुओयेंसी क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका एक टब है, टब में पानी भरा हुआ है, इसमें एक बॉल सॉलिड, एक स्फेयर इसमें डूबा हुआ है या फिर इक्विलिब्रियम पे है। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्यों है? देखो इसके ऊपर एक इसका वेट लग रहा है, तो अगर इसके ऊपर सिर्फ इसका वेट ही लगता है, इसके ऊपर सिर्फ इसका अगर वेट ही लगता तो ये सीधा आकर यहाँ पे रुक जाता। लेकिन इसके ऊपर और एक दूसरा फोर्स लग रहा है, दैट इज बॉयंस फोर्स। और बॉयंस फोर्स याद रखना हमेशा के लिए, वो कोई भी कैसी भी बॉडी हो, स्फेयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसी भी बॉडी हो, बॉयंस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपवर्ड्स। बॉयंस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपवर्ड्स। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बॉयंस फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड। और बॉयंस फोर्स होता क्या है कि तुम जो भी बॉडी पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर डुबो दिए हो, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम के बराबर वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वजन ही होता है बॉयंस फोर्स। एक देखो फोर्स क्या होता है, वजन मतलब वेट भी एक तरह का फोर्स ही तो है। वेट इक्वल टू होता क्या है, वेट इक्वल टू mg और फोर्स इक्वल टू ma। अगर तुम एनालॉगी देखोगे तो वेट फोर्स के बराबर है, m मास तो सेम है, और g भी तो एक एक्सेलरेशन ही होता है, मतलब वेट भी एक फोर्स है। तो ये जो बॉडी है, इसके वॉल्यूम के बराबर जितना भी वाटर या फिर लिक्विड डिस्प्लेस होता है, उसका वजन ही होता है हमारे पास बुओयेंसी। तो W1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? अब बुओयेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मतलब इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब कर नहीं रहे इस वक्त। ठीक है, अब W1 इक्वल टू क्या होगा? W1 होगा mg, m1g। अगर हम इसको m1 और m2 मान लेते हैं, m1g माइनस b1 रखने देते हैं, W2 दैट इज m2g,
और इसको B2 रखने देते हैं। मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका अगर मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे तो m1 इक्वल टू डेंसिटी क्या है इसका रो 1 मान लेते हैं पहले, रो 1 इंटू इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 इंटू जी माइनस B1 क्या है, बॉयंस फोर्स है। पहली V1 वॉल्यूम के लिए, ये B1 बॉयंस फोर्स है, V1 वॉल्यूम के लिए B1 बॉयंस फोर्स है। तो फिर जो बॉयंस फोर्स होगा तो वो भी तो एक वेट है। वेट क्या होता है, हम मान लेते हैं जो पानी है या फिर जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम तो सेम, क्योंकि सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। मान लो यहाँ पे ये बॉडी नहीं रहता तो ये तो वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी अगर यहाँ पर है तो फिर इतना वॉल्यूम का लिक्विड ये डिस्प्लेस किया, उसके बाद ये बॉडी यहाँ पर आके रुका है। तो फिर हम लिखेंगे सिग्मा इंटू V1 इंटू जी इक्वल्स टू M2 जी। M2 क्या लिखेंगे, M2 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू V2 इंटू जी माइनस सिमिलरली सिग्मा इंटू V2 इंटू जी। अब चारों तरफ से जी को मार देगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो 1 इंटू V1 माइनस सिग्मा इंटू V1 इक्वल टू रो 2 इंटू V2 माइनस सिग्मा इंटू V2। अब यहाँ पे रो 1 हमें दिया हुआ है दैट इज 9 इंटू V1 माइनस सिग्मा इंटू V1 माइनस रो 2 जो कि हमें निकालना है, और V2 हमें अभी तक पता नहीं है। सॉरी ये तो रो 2 था भाई साहब, सिग्मा 2 कैसे हो गया, ये रो 2 था और ये भी, मतलब मैं भावनाओं में बह गया था ना। यही हमें रो 2 हमें निकालना है। अब 9 वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। इसका मास क्या है, पहले वाले का मास है 36 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास है 9। अब माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या था यहाँ पे, सिग्मा बेसिकली अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला है टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में है तो ये जो है वाटर में है तो इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 1 लेंगे और V1 हम लेंगे, V1 इसका ही वॉल्यूम है, V1 तो सेम ही है तो 36 अपॉन 9 ही होगा। दैट इज इक्वल टू रो 2 जो कि हमें निकालना है, और V2 दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका, सेकेंड बॉडी का मास, इसका मास कितना है 48 ग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन डेंसिटी रो 2 हमें निकालना है, इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या है वाटर का डेंसिटी दैट इज 1 इंटू V2 क्या है, V2 है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास क्या है 48 अपॉन डेंसिटी दैट इज रो 2। अब ये रो 2 कट जाएगा और ये 9 कट जाएगा, 36 और ये 9 4 36 तो ये होगा 32, ये होगा 48 और ये होगा 48 अपॉन रो 2। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, ये इधर आएगा तो यह होगा 48 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू 16, और यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो 48 अपॉन 16 तो ये आ जाएगा, ये इसको काट देगा ये, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो आपका, आप देख पा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं, चलो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, ओके। तो रो 2 इक्वल्स टू 3। नाउ द डेंसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल्स टू 3 ग्राम पर सेमी क्यूब, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्मोडायनामिक्स में इसका एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ आपको बता दूंगा वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ लोग तो क्लास 10th में ये पढ़ चुके होते हैं, और कुछ लोग मतलब कुछ बोर्ड का सिलेबस में ये नहीं भी होता है, और कुछ बोर्ड का सिलेबस में होता है। जैसे हमारा बोर्ड का सिलेबस में हम जब पढ़े थे तो था, ठीक है। तो जैसे देखते हैं क्या है, When a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface, its radius doubles। बोल रहा है कि जब एक बुलबुला एक लेक की बॉटम सरफेस से उसकी एकदम टॉप सरफेस पे जाता है, उस बुलबुले की रेडियस डबल हो जाता है, ठीक बात है।
इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट h। ये बात एकदम ध्यान से देखना क्योंकि यही आपका क्वेश्चन करने में लास्ट टाइम पे मदद करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जाके फंस सकते हो, यही आपको मदद करेगा। देन द डेप्थ ऑफ लेक, तो लेक का डेप्थ क्या है, लेक जो है कितना डीप है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। हम पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि हमारे पास ये एक लेक है, लिक्विड 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 लिक्विड, और ये इसका एक ऊपर की सरफेस है। यहाँ पे एक बुलबुला था जो बहुत शांत था, आपको देख रहा था, और ये क्या करा, धीरे 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 राइज कर गया और यहाँ पे आके ये एक बुलबुला बन गया थोड़ा बड़ा सा। क्योंकि बड़ा सा तो होगा क्योंकि आपके दिमाग में भी ये है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जितना डेप्थ ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा तो बुलबुला छोटा था, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है तो इसलिए यहाँ पे बुलबुला के साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ये तो आपको भी छोटी मोटी चीज़ पता होनी चाहिए, ये आपको पता होगा शायद। तो इसका पहले रेडियस क्या था, इसका रेडियस r था और इसका रेडियस 2r था। मुझे ज़रा ये बात बताइए कि इसकी पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक क्या टेम्परेचर का कोई डिफरेंस आया है, यहाँ से यहाँ तक कोई क्या इसको एक्सटर्नली इसको टेम्परेचर दिया है या फिर इसके अंदर से कोई टेम्परेचर निकाल लिया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या केस इसके तरफ से? नहीं ना, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके होल जर्नी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें है PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो हर वक्त कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप देख रहे हो नाम पे ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तो है। और n क्या है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पता है, n नंबर ऑफ मोल्स, ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये भी नहीं पलटेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, तो P भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P और P जो है इसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये एक बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल एक प्रोसेस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P भी कॉन्स्टेंट, तो हम इसको लिखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब अगर देखेंगे इसके नीचे यहाँ पे प्रेशर कितना था P1 और इसके यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V1 लिखेंगे आप, और यहाँ पे इसका प्रेशर कितना था P2 कितना लिखेंगे, और यहाँ पे आप इसका V2 लिखेंगे कितना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लेक है इसका डेप्थ अगर D है, इसका डेप्थ D है, तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है तो इसका P1 मतलब प्रेशर एट द बॉटम सरफेस क्या होगा, P0 मैं ले रहा हूँ, P0 इक्वल टू PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं P0 मान रहा हूँ, P0 प्लस रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेप्थ रो D इंटू G, और वॉल्यूम इसका क्या होगा, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम मैं ले रहा हूँ 4/3 पाई, और क्योंकि इसका रेडियस r है r3। और यहाँ पे P2 जब ये ऊपरी सरफेस पे आएगा तो इसके पास जो प्रेशर होगा वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो वो कितना होगा,
वो होगा पी नॉट और क्या, और V2 क्या होगा, इस बार इसका जो रेडियस है वो बढ़ चुका है, तो इस बार इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार हम लिख सकते हैं कितना, पी नॉट प्लस रो डी जी इंटू V1 दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल्स टू पी नॉट, P2 कितना है पी नॉट इंटू V2 कितना है 4/3 पाई 2r क्यूब, 2r क्यूब कितना होता है 8r क्यूब। अब दोनों तरफ से कुछ कट रहा है क्या, r क्यूब पाई 4/3। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो डी जी इक्वल्स टू 8 पी नॉट, और आप लिख सकते हैं 7 पी नॉट इक्वल्स टू रो डी जी, और आप यहाँ पे आकर फंस जाएंगे फिर से। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपको पी नॉट तो पता नहीं है, पी नॉट आपको फिर से निकालना पड़ेगा। जैसे कल की क्वेश्चन में एक था कि हमें प्रेशर निकालना पड़ा था एक क्वेश्चन में, वैसे ही मतलब यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या बोला है, पी नॉट इक्वल टू पी ए टी एम इक्वल्स टू, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज द प्रेशर caused by each height of water cylinder। yes, यही तो होगा। और वाटर सिलेंडर अगर मैं पिक्चर बनाऊं, दिख रहा है क्या, जैसे कि ये अगर एच हाइट का एक वाटर सिलेंडर है, एच हाइट का वाटर सिलेंडर है, एच हाइट का, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वही बोल रहा है कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर है, और इसका डेंसिटी रो डब्ल्यू आपको पता है, और इसका हाइट एच है। तो फिर आप लिख सकते हैं कि पी नॉट इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी एच। रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, वो तो पता है, नहीं लिखेंगे तो भी आपको पता होगा। तो क्या हम लिखेंगे 7 इंटू रो डब्ल्यू जी एच, और ये भी जो रो था हम इसको रो डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रो था, ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर ही था, हमने लिखा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी क्रॉस मतलब काटा कूटी करना पड़ेगा। रो डब्ल्यू जी, और यहाँ से आपका आ गया D इक्वल्स टू 7H, मतलब आपका जो लेग का डेप्थ होगा वो होगा 7H, और आपका आंसर थोड़ा मैच कर लेते हैं, मैच हुआ या नहीं। अरे हाँ सर, मैच तो हो गया। हमने बोला कौन सा, सर देखो ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया। यस, यही तो मैं भी चाहता था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन कहाँ लेकर जा रहे हो, अरे यहीं पे ही तो है, ठीक है। अब क्या बोला है, ध्यान से सुनो, ये काम आप कर रहे हो या फिर नहीं, हर एक क्वेश्चन के पहले वीडियो को पहले पॉज करो, उसके बाद देखो। ऐसे तो नहीं कि सर पहले ही हमने कोई सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद हम थोड़ा सोच रहे हैं। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा बेटा, पहले क्वेश्चन आने से ही आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है, आप थोड़ा देखिए, वो क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो पॉज करिए। अगर आपसे नहीं बन रहा तभी सॉल्यूशन देखिए, तभी फिजिक्स में मज़ा आता है। पहले ही सॉल्यूशन देख लिए तो कोई मज़ा नहीं। एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन का मज़ा तब तक है जब तक उसका आंसर नहीं पता। क्या बोला, फिर से सुनो, कोई भी क्वेश्चन का मज़ा तब तक है जब तक उसका आंसर आपको नहीं पता। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बीकर कॉन्टेनिंग ए लिक्विड केप्ट इनसाइड ए बिग क्लोज्ड जार, इफ द एयर इनसाइड द जार इज कॉन्टिन्यूअसली पम्प्ड आउट, द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल। अरे सीधे से ही आंसर लगा दो, डिक्रीजेस होगा। कैसे, देख लो थोड़ा सा, बहुत ही हलवा सा सवाल है, मैं एक लाइन से इसको कर दे रहा हूँ। आपके पास मान लो एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी 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 भरा हुआ है, पानी पानी हो गया तुम, पानी पानी, यस। तो इसको हम क्या करेंगे, एक
क्लोज्ड जार पे बंद कर देंगे, इसको रख देंगे क्लोज्ड जार पे, और साइड पे एक नल लगा देंगे या फिर एक पंपर लगा देंगे जो एयर को पंप करके बाहर निकल देगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और इसका हाइट अगर h है और इसमें पहले जो है एयर भरा हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे, प्रेशर एट ए तुम लिखोगे कि रो जी एच प्लस पी नॉट इस एयर की वजह से। जैसे जैसे ये एयर हम पंप करके आउट कर देंगे, मतलब पंपर से ये एयर बाहर निकाल देंगे, वैसे वैसे यहाँ पे जो एयर होगा, एयर की वजन कम होगा। अगर एयर की वजन कम होगा तो एयर की वजन कम होने से एरिया पर प्रेशर कम पड़ेगी। तो अगर प्रेशर कम होगा तो फिर इस पॉइंट पे भी प्रेशर कम होगा। बेसिकली इस पॉइंट पे प्रेशर आ कैसे रही है, इस पॉइंट पे प्रेशर दोनों चीज़ की वजह से आ रही है। दोनों चीज़ क्या है, एक तो इसका जो वाटर की वजह से वाटर सिलेंडर है, एक तो ये वाटर सिलेंडर है जो इस ए पॉइंट की अराउंड में एक एरिया पर वजन क्रिएट कर रहा है, और तो एक यहाँ पे एयर भरा पड़ा है, और एयर सिलेंडर की वजह से इस ए पॉइंट के अराउंड पे एक एरिया है, वहाँ पे प्रेशर लग रहा है, वहाँ पे वजन फील कर पा रहे हैं हम, उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है ए पॉइंट के अराउंड पर। जैसे जैसे ये एयर को हम पंपर से पंप आउट कर देंगे, वैसे वैसे एयर का जो वेट है वो कम होता चला जाएगा, और उस वेट के वजह से जो ए पॉइंट के अराउंड में जो एरिया है वहाँ पे जो प्रेशर है वो भी घटता चला जाएगा। तो आंसर हमारा डिक्रीजेस है, वो तो आप पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था। मैंने 2 बार या 3 बार पढ़ा था, शायद 3 बार, यस 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था। और यस, यही वो क्वेश्चन है जिसमें मैं आज डेरिवेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं, सीधे अटैक करते हैं क्वेश्चन पर। आप पहले पॉज करिए और ट्राई करिए। The height to which a cylindrical vessel be filled with a homogeneous liquid to make the average force with which the liquid presses the side of the vessel equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel is equal to। कुछ समझ आया? फिर से बोलता हूँ। The height to which a cylindrical vessel be filled with a homogeneous liquid बोल रहा है कि हम एक सिलिंड्रिकल वेसल लिए, हमने सिलिंड्रिकल वेसल में लिक्विड फिल कर दिए। तो लिक्विड कितनी हाइट तक अगर हम फिल करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तो पढ़ो उसके बाद। टू मेक द एवरेज फोर्स विथ व्हिच द लिक्विड प्रेसेस द साइड ऑफ द वेसल इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। मतलब वो जो सिलिंड्रिकल वेसल है, उस सिलिंड्रिकल वेसल में अगर हम लिक्विड फिल कर दे, तो वो जो लिक्विड है सिलिंड्रिकल कंटेनर की साइड पे या फिर सिलिंड्रिकल कंटेनर की साइड वॉल पे जो भी ये फोर्स क्रिएट करेगा, एवरेज फोर्स क्रिएट करेगा, उतना ही फोर्स अगर उस वेसल की बॉटम सरफेस पे क्रिएट करना हो, तो फिर हमें कितना हाइट तक वो लिक्विड फिल करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, तो फिर आपको डायग्राम पे सीधा अटैक करना पड़ेगा। चलो सीधा डायग्राम पे हम चलते हैं। डायग्राम क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है। इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया है। मान लो एच हाइट तक लिक्विड फिल किया है। लिक्विड मान लो इसका रेडियस r है, हमने मान रहे हैं, लेट कर लो, इसका रेडियस r है और इसका ये जो हाइट है ये h है। अब बोल रहा है कि ये जो लिक्विड इस पे फिल है, इसके वजह से साइड वॉल पे जो फोर्स आ रहा है, इस पे जो एवरेज आ रहा है,
वो इस पे जो एफ बॉटम लग रहा है, एफ बॉटम, इसको हम मान लेंगे एफ बॉटम, इस पे जो एफ बॉटम लग रहा है और इस पे जो एफ एवरेज लग रहा है, ड्यू टू द लिक्विड प्रेजेंट इन द कंटेनर इनसाइड, इसके वजह से जितना भी फोर्स इसके साइड वॉल पर लग रहा है वो और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स बोल रहा है कि हमें बराबर होना चाहिए। तब इसका हाइट क्या होना चाहिए कि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए। तो इसका जो वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले तो आप चौंक जाएंगे कि ये आया कैसे। एफ एवरेज, एवरेज फोर्स क्या लिखेंगे हम, एवरेज फोर्स हम लिखेंगे हम ही तो भूल गए लगते हैं, नहीं कोई बात नहीं। एफ एवरेज होगा हमारे पास रो जी एच अपॉन 2 इंटू 2 पाई आर एच। रो जी एच अपॉन 2 मतलब रो जी एच, ये इसका यहाँ पे कितना होगा, इसका जो प्रेशर इसके यहाँ पे होगा रो जी एच, इसका मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा रो जी एच बाई 2, मैंने वही लिखा है। फोर्स एवरेज क्या होगा, रो जी एच बाई 2, इसका मिड पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच अपॉन 2, और इसका एच और आर, इसका जो डायमेंशन है लिक्विड का एच और आर है। तो ये जो लिक्विड है ये सिलेंडर का कितना डायमेंशन घिर के इसका एरिया कवर कर रहा है, वो है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, इसका जो एरिया है ये लिक्विड कवर कर रहा है 2 पाई आर इंटू एच, हमने ये इसको लिखा। ये फोर्स कैसे आया हम अभी डिराइव करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो फोर्स आएगा, फोर्स इक्वल टू पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा वो तो सबको पता है, रो जी एच इंटू एरिया यहाँ पे क्या होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सिंपली क्या करेंगे, एफ एवरेज इक्वल्स टू एफ बॉटम। एफ एवरेज हमारे पास कितना आया, रो जी एच अपॉन 2 इंटू 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रो जी एच उड़ जाएगा, 2 से 2 मरा, पाई से पाई मरा और आर से आर मरा, एक आर मरा, तो एच से आर, एच इक्वल टू आर। इसका जो हाइट है बोल रहा है कि ये जो लिक्विड का हाइट है ये अगर रेडियस के बराबर हो जाए, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है, इस सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है, इसका रेडियस और अगर लिक्विड का हाइट दोनों बराबर हो जाए तभी एफ एवरेज और एफ बॉटम दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन क्या है, वहाँ पे वो ऑप्शन है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द वेसल। बोल रहा है कि हाइट होगा रेडियस का हाफ, नहीं रेडियस ऑफ द वेसल के बराबर होगा। हाँ यही तो हमारा आंसर है, इसका जो हाइट होगा रेडियस ऑफ द वेसल के बराबर होगा। 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द वेसल नहीं, 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द वेसल नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग को हवा तक नहीं लग रही कि ये आया कहाँ से। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, धमाकेदार कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो, क्या लो, मान लो, मान के ही तो पूरी दुनिया चल रही है। अब तुम्हें मानने में क्या दिक्कत है, मान लो ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड पे हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर देंगे इस क्यूबॉइड पे। ठीक है, इस क्यूबॉइड पे हम लिक्विड फिल कर देंगे। अगर इस पे हम लिक्विड फिल कर दें तो क्या होगा, देखिए जरा, इस पे अगर हम लिक्विड फिल कर देंगे, अब रो डेंसिटी का इसके लिक्विड फिल कर दिए। इसका डायमेंशन क्या है, ये जो लेंथ है ये है L, ये जो बेस मतलब ये जो है ब्रेड्थ है B, और इसका हाइट है H। ये हम तीनों डायमेंशन मान लिए। अब बोल रहा है हमारा क्वेश्चन तो ये है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द side wall of the cuboid due to the pressure
ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रेशर की वजह से इसके साइड वॉल पे कितना, इसकी हर एक साइड वॉल पे, मैं ऊपर और नीचे वाला मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सरफेस पे आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन साइड वाले सरफेस पे आपको नहीं पता, तो इसलिए मैं वो वाला सरफेस पहले ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, मतलब फोर्स ऑफ लिक्विड क्या होगा इस साइड वॉल पे। हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले एक साइड वॉल हम उठा लाएंगे, एक साइड वॉल को हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हर एक डायरेक्शन का मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपका। पहले एक का निकालेंगे, उसके बाद सारे निकाल लेंगे। पहले क्या है, ये वाला साइड हम उठा लिए, इसका ये वाला जो डायमेंशन है ये b है, और ये हाइट इसका h है, ठीक बात है। और यहाँ पे इसका लिक्विड भरा पड़ा है ना, इसका यहाँ पे ऐसे लिक्विड है, ठीक है, उससे हमें मतलब है। अब यहाँ पे प्रेशर अब बताइए, और हाँ ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये कोई ओपन सिस्टम नहीं है, इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ये कोई ओपन सिस्टम नहीं है। तो अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर आप हमें ज़रा प्रेशर बताइए। यहाँ पे प्रेशर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसका हाइट जीरो है, तो इसका प्रेशर जीरो है होगा। तो फिर यहाँ का प्रेशर बताइए, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट का, यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर तो हमें पता है सर, कितना होगा बोलो, रो जी एच डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक बात है। सर यहाँ पे अगर हम एक डिस्टेंस नीचे चले जाए, एक डिस्टेंस नीचे जाकर एक पतला सा स्ट्रिप ले ले dx थिकनेस का, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। सर यहाँ पे भी तो प्रेशर हम बता सकते हैं, हमने बोला बताओ कितना होगा। यहाँ पे होगा रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट दैट इज x। तो फिर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर एकदम नहीं था और यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ गया। इसका मतलब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रेशर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर फोर्स ड्यू टू प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सारे प्रेशर को, मतलब सारे फोर्स को, प्रेशर नहीं, सारे फोर्स को अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, सही बात है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, और हाँ एक बात, ये जो हमने स्ट्रिप लिया है ये सेम लेवल पर, दैट इज सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर, मतलब ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप की हर एक पॉइंट पर हमारा जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो हर एक पॉइंट पर सर फोर्स भी तो फिर सेम होगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स उत्पन्न होगा, जो फॉर्म होगा फोर्स, वो भी तो सेम होगा। हाँ वो भी सेम होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना फॉर्म होगा, यहाँ पे फोर्स होगा dF। सर आप इसको dF क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा फोर्स उत्पन्न होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही पतला सा स्ट्रिप ले रहे हैं, बहुत ही पतला सा, और हम पूरे एरिया के लिए, पूरे एकदम साइड के लिए हमें तो निकालना है ना ये जो फोर्स, हम तो इतने पार्ट के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम dF ले रहे हैं, छोटा सा फोर्स निकाल रहे हैं, पूरे के लिए हमें निकालना है, जो कि F टोटल होगा वो इंटीग्रेशन से आएगा बेटा। तो dF क्या है, dA इक्वल टू प्रेशर इंटू DA। अब ये DA क्या है, DA है ये जो स्ट्रिप के ऊपर, अरे प्रेशर जो लगता है ये एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है ना प्रेशर, वो एरिया क्या है, वो एरिया है DA। हमने ये जो स्ट्रिप लिया है इसका जो लेंथ है दैट इज B क्या है, यही B, यहाँ पे भी B इंटू DX दैट इज प्रेशर हमने अभी निकाला है रो GX, और DF इसका एरिया क्या होगा B इंटू DX। तो हमारा क्या आया, अब जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल फोर्स dF इक्वल टू B रो G X इंटू DX।
अब हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखिए, एकदम नज़र घटा के देखिए कि हमारा जो फोर्स है, द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फोर्स अगर एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये जो फोर्स है, दिस वेरीज विथ द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to h। 0 to h जाते जाते आपका जो फोर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये यहाँ पे इक्वेशन भी आपको बता रहा है, ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है ये भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको निकाल देंगे, इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया निकाल लेंगे। प्रेशर पहले निकालो तो उसके बाद ही एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करोगे? अगर आपको यहाँ पे लिमिट चाहिए, यहाँ पे 0 to f, मतलब यहाँ पे f टोटल आएगा 0 to यहाँ पे जो x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है dx, मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है। x कहाँ से कहाँ? 0 to h हम जा रहे हैं, 0 to h हम जा रहे हैं, ठीक बात है। तो 0 to h और 0 to f, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है? आप दिख रहा है? ओके। एफ टोटल हम लिखेंगे, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, एफ टोटल दैट इज बी रो जी 0 to h x इंटू डी एक्स। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बी रो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to h, और इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद 0 स्क्वायर लिखोगे, एच स्क्वायर लिखोगे एच स्क्वायर बाई 2, 0 लिखोगे 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ओवरऑल एच स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा, बी रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी को ही मैंने यहाँ पे यूज किया था। थोड़ा इसको जो रूप है इसको थोड़ा चेंज कर लिया था। यहाँ पे भी वो जो रूप है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसका रूप क्या होगा? बी रो जी एच इंटू एच अपॉन 2, हम इसको लिख देंगे रो जी एच अपॉन 2 इंटू बी एच। तो निकल गया बी रो, मतलब रो जी एच अपॉन 2 क्या है? ये जो वॉल है, इस वॉल का एकदम मिड पॉइंट पर जो भी एक लेवल होगा, उस लेवल की हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसका जो ओवरऑल फोर्स क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, दैट इज रो जी एच अपॉन 2 इंटू बी एच। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका मिड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी एच अपॉन 2। आप लिखना सीख रहे हैं, रट्टा मत मारिए। हाँ, ये जो ओवरऑल रिजल्ट आया है इसको रट लीजिए, ये क्या बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है कि रो जी एच अपॉन 2, ये इसका मिड पॉइंट पे पहले हम प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद इसके एरिया से बी इंटू एच क्या है, इसका एरिया है, इंटू बी एच कर देंगे। वैसे ही अगर हम इस चारों साइड वॉल का अगर हम प्रेशर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? इसका क्या आया? रो जी एच अपॉन 2 इंटू इसका एरिया बी इंटू एच। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी है रो जी एच अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट पे प्रेशर इंटू इसका एरिया। यहाँ पे भी ये जो डायमेंशन बी है और ये डायमेंशन एच है, तो इसका भी प्रेशर मतलब एरिया बी एच। अगर कुछ लोग कहें सर पीछे वाले दीवार पे आप क्यों नहीं लिख रहे? लिख दो भाई, लिख दो। इसका मिड पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा? रो जी एच अपॉन 2 अगेन। तो रो जी एच अपॉन 2 चारों तरफ मिड पॉइंट तो सेम ही है, तो इसका रो जी एच अपॉन 2 तो सेम आएगा, इंटू इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? ये एल इंटू ये एल और ये एच, तो ये होगा एल एच। सामने वाले में भी इसका सेम होगा। इसका सेम क्यों होगा मैं अभी बता रहा हूँ। देखो ये जो बॉडी है पूरा इक्विलिब्रियम पे है। अगर इसका चारों तरफ फोर्स सेम ही नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम पे कैसे रहेगा? क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए इसके चारों तरफ फोर्स सेम है। अगर एक्सीलरेटेड होता, अगर ये बॉडी एक्सीलरेटेड होता तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका जो नेट फोर्स होता, ये नेट फोर्स रह जाता, नेट फोर्स कटता नहीं। यहाँ पे चारों तरफ ये फोर्स कट रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स कट रहा है, मतलब ये है एकदम इक्विलिब्रियम पे है ये जो बॉडी। ठीक है, आई होप ये एकदम अच्छे से समझ में आई है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब अब चलेंगे एकदम नेक्स्ट सवाल पे मूव करेंगे।
नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वर इज थिक एट द बॉटम। मतलब ये जो हम वाटर रिजर्व करते हैं वो डैम का नीचे वाला हिस्सा थिक क्यों होता है। ये ऑब्वियस ही है, तो मतलब बहुत ही इजी बात है यार, ये आपसे हो जाना चाहिए। कुछ ऑप्शन पढ़ लिया, ऑप्शन अगर टिक कर दिया तो बहुत सही बात। देखो हमारे पास, मैं आप समझा देता हूँ, ये हमारे पास वाटर डैम है, इसमें पानी आके ऐसे स्टोर हो गया है, पानी आके ऐसे स्टोर हो गया है। यहाँ से कहाँ पानी आ रहा है और यहाँ पे आके स्टोर हो गया, सही बात। अब क्या हुआ, बोल रहा है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा क्यों यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थिक किया जाता है। मैंने भी थिक बनाया है, क्यों बनाया है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लो और यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये हाइट आप h1 मान लो, ये वाला हाइट आप h2 मान लो, एंड h2 ग्रेटर देन h1। इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल की वजन इस ए पॉइंट की एरिया के अराउंड लग रहा है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और ये प्रेशर इस लेवल पर हर जगह पर सेम है और इस हर एक पॉइंट पर सेम है, और हर एक पॉइंट पे सेम होने के साथ साथ इस डैम की इस सरफेस की इस पॉइंट पे भी सेम है, तो इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस पे प्रेशर लग रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहते हो, इस पॉइंट पे प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत लंबा सा एक सीरीज आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इतनी सारी वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसके ऊपर जो वेट लग रहा है, इसके ऊपर जो इतनी सारी वाटर मॉलिक्यूल की वजह से वेट लग रहा है अराउंड द एरिया ऑफ द पॉइंट बी, इसके ऊपर तो फिर एक ये क्रिएट हो रहा है प्रेशर, जो ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस लेवल पे, हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर सेम है, और एज वेल एज इस डैम की इस सरफेस की इस पॉइंट पे भी वो प्रेशर सेम है, और यहाँ पे भी सेम प्रेशर फील हो रहा है इस डैम की इस पॉइंट पे। ऐसे करते करते इस डैम की सारे सरफेस पे ही प्रेशर फील होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे प्रेशर मुझे बता सकते हो क्या, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी मुझे बताओ थोड़ा। प्रेशर ऐड होगा रो GH1 एंड रो GH2, हमने पहले ही बताया है। H1 इज ग्रेटर देन H2, मतलब प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A, प्रेशर एट B ग्रेटर देन प्रेशर एट A, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे फोर्स ड्यू टू प्रेशर इस पे ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे फोर्स ड्यू टू प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स ड्यू टू प्रेशर इस डैम की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तो फिर ये डैम तो टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस डैम को थोड़ा थिक करते हैं। ये थोड़ा इंजीनियर की बात है, सिविल इंजीनियर या फिर जब तुम वर्किंग या फिर होम मैंने मतलब घर बर बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, तब ये थोड़ा काम में आएगा, इंजीनियर की बातें हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपका जो यहाँ पे प्रेशर है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसको थिक किया जाता है जिससे ये ना टूटे। और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होता है इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम थिक होता है, यहाँ पे आते आते थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ किया जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया है। मैं एकदम मतलब डिटेल में इसको समझाया हूँ, इसमें कोई मैं कसूर नहीं छोड़ा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लो, उसके बाद ही ये लेक्चर खत्म होने वाला है। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है 3 liquids of density D, 2D and 3D are mixed in equal proportion of weights। ये थोड़ा ध्यान में रखना, equal proportion of weights, then the relative density of the mixture। ठीक बात है। हमारे पास क्या है, 3 लिक्विड है। क्वेश्चन को मतलब वीडियो पहले पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन मेरा देखो तो ही अच्छा, वरना सब बेकार। सच में बता रहा हूँ, सब बेकार। सुनने में आपको ख़राब लग रहा है लेकिन दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है कि यार कैसे बताऊं, पीछे नहीं रहना है आपको एकदम।
पीछे रह जाओगे तो इतना फ्रस्ट्रेशन होगा तो मैं क्या ही बताऊँ तुमको। 3 लिक्विड है, इसका डेंसिटी, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इस लिक्विड का मास, इसका डेंसिटी दिया है d, इसका डेंसिटी 2d और इसका डेंसिटी 3d। अब क्या बोला है, देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन। प्रोपोर्शन ऑफ वेट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट्स। हम इन तीनों जो लिक्विड है, इन तीनों लिक्विड को हम अभी मिक्स करने वाले हैं और तीनों लिक्विड का जो वेट है वो सेम होने वाला है। और वेट क्या होता है, इसका m1g, इसका m2g और इसका m3g, तीनों का वेट सेम है। तीनों का वेट अगर सेम है तो तीनों का वेट अगर मैं सेम मान लूँ तो यहाँ से g उड़ जाएगा, तो इसको मैं बराबर m के बराबर मान सकता हूँ। ठीक बात है। तो तीनों का मास अगर m है तो इन तीनों को अगर एक बड़ी कंटेनर में रख दिया जाए तो फिर इसका बोल रहा है कि रो मिक्स, इसका डेंसिटी बताओ, मतलब रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा है। लास्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे, पहले रो मिक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, रो मिक्स क्या होगा वो निकालना है हमें। तो रो मिक्स क्या होगा, वैसे रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला, और क्या घसा पीटा सेम फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे मास टोटल और कुछ नहीं, और नीचे वॉल्यूम टोटल। सेम फॉर्मूला, सेम कुछ मतलब अलग नहीं हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं मतलब कुछ अलग ही यहाँ पे खेल होगा, शायद 3 मतलब लिक्विड आ गया यहाँ पे एकदम होली होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मास टोटल क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन वॉल्यूम टोटल। टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी क्या होगा, m1 अपॉन d पहला लिक्विड का, m2 अपॉन 2d सेकेंड लिक्विड का वॉल्यूम, और थर्ड लिक्विड का वॉल्यूम m3 अपॉन 3d। सही बात है, ठीक है। अब क्या है, तीनों मास सेम है तो m प्लस m अपॉन m अपॉन d प्लस m अपॉन 2d प्लस m अपॉन 3d, ऐसे करके निकालते जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। m सब कट जाएगा तो 3 अपॉन 1 अपॉन d अगर तुम कॉमन लोगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, d ऊपर भेज देंगे तो 3d अपॉन यहाँ पे आ रहा है 6 2 3 6 6 7 9 10 11, ये आ रहा है 18d, दिख रहा है ना, ठीक है, 18d अपॉन 11। सही बात है, 18d अपॉन 11 हो रहा है हमारा आंसर। ओके। तो अब देखो अब क्या है कि हमें निकालना है, हमें रो मिक्स तो निकल आ गया, रो मिक्स क्या होगा, निकल आ गया 18d अपॉन 11, और रो डब्ल्यू क्या होता है 1 ग्राम पर cc। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज रो मिक्स अपॉन रो डब्ल्यू दैट इज ऑल अगेन 18d अपॉन 11, क्योंकि रो डब्ल्यू तो 1 है ना, तो 18d अपॉन 11। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा जल्दी से देख लो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। 18d अपॉन 11 दैट इज आंसर बी। ओके, ठीक बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा वीडियो लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। अब देख रहे हैं पहले से ये आज का था पहला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तगड़ा सवाल विथ ए डेरिवेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन विथ डैम, और क्वेश्चन नंबर 11 कुछ लोग सोच रहे हैं 11 का तो अलग ही होगा, अरे नहीं 11 भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है डीपीपी नंबर 1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज 6 क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा भी लगा, और आज डेरिवेशन भी था, बॉयंसी भी था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट न्यू थे, तो आप बहुत कुछ सीखे थे आज के, मतलब आज बहुत कुछ अब कॉन्सेप्ट सीखे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपको पढ़ के भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो नीचे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना यार, मेहनत लगता है।
और अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ठीक है, बाय बाय।